पंकज भैया, आपने हमें याद किया? भरिया, कितना रिफिल डालने को कहते थे तुमको? 500 का भैया, इतने ही तो आप दिए रहे। और साला 3 फोन में बैलेंस 0 हो गया। क्या बात कर रहे हैं भैया? उस साला मोबाइल दुकान वाला जरूर कोई मिस्टेक किया होगा। लीजिए, पकड़िए और ठीक से भर के लाइएगा। बस भैया, हम यूं गए और यूं लौटे। अरे छोटे, हम परसों कानपुर निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ा सेल्स कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे। राशिद भाईजान, हम सोच रहे हैं कि ये नौकरी ही बदल लें। इस कंपनी में कभी हमारी तरक्की नहीं होने वाली। फिरोज, तुमने अपने 5 साल दिए हैं इस कंपनी को। अरे कम से कम अपने बोनस और ग्रेचुटी का इंतजार कर लो। तो फिर भी ना जमे तो छोड़ देना। आपके कहने का मतलब कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक का इंतजार करें? नहीं अफरीन दीदी, आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई गड़बड़ की नहीं मैंने, पास पर चाहिए तो आया, चीटिंग नहीं की मैंने। काशिफ, नवाब को भी अपने साथ खेलने के लिए बुला लीजिए। जब देखो तब टीवी से चिपके रहते हैं जनाब। फूफी, अब नवाब भैया को टीवी देखना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूं? यस, अफरीन दीदी, ये देखो हमारा पीछे आया। हाँ अम्मी, अब रहने दो ना, उसे अपने सीरियल्स देखना ही पसंद है। नवाब, देखो दरवाजे पर कौन है। काशिफ, तुम ही जाकर देखो कौन है। ये नवाब सच में नवाब ही है। लेकिन अम्मी, इतनी देर आपको कौन आया? अरे होगा कोई मोहल्ले वाला, और कौन होगा? भाई कब से बेल बज रही है, दरवाजा तो खोल दो। जाना तू खोलना है। नवाब, टीवी का वॉल्यूम कम करो। कम करो ना बेटा। जी, कौन चाहिए आपको? कौन है आप लोग? हाँ, क्या है ये सब? नवाब! बचाओ! 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 चल। आगे बढ़े तो थोड़ा दबा देंगे। चौदह साल के नवाब पर बेरहमी से हमला किया गया। उसके घर में घुसकर हमलावरों ने उस पर गोलियां दागी। अफसोस, वो बच नहीं पाया। छह गोलियां दागी गई। जब तक यहां लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वैसे अभी इसका डिटेल पोस्टमार्टम करना बाकी है।
सर वो लोग कौन थे हमें नहीं मालूम सर। हम लोग उनके पीछे दौड़े भी थे लेकिन वो निकल गए सर। हम लोग छत पे थे सर, जब अम्मी और आफरीन की चीखें सुनाई दी, फिर गोलियां चलने की आवाज़ें आई सर। हम लोग भागते हुए नीचे आए तो देखा 2 लोग हैं, उनमें से एक नवाब पे गोलियां चला रहा था सर। तो वो लोग घर में घुस आए और नवाब पे गोलियां चला दी? जी सर, आफरीन ने यही कहा है। आरशी जल्दी आओ, सुलेमान जहाँ कहीं भी हो उससे बोलो यहाँ पहुंचे। जी आफरीन सर। तुम शकूर भाई की बेटी हो ना? जी सर, मैं सब इंस्पेक्टर आफरीन हूँ। शाहबाग ट्रेनिंग सेंटर में मेरी ट्रेनिंग चल रही। आफरीन क्या हुआ था? काशिफ और मैं कमरे में खेल रहे थे सर। नवाब बाहर टीवी देख रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तो नवाब और काशिफ दोनों मेरे मामू के बेटे हैं। नवाब हमारे साथ ही रहता था सर, और काशिफ छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। दरअसल वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ इलाहाबाद में रहता है। नवाब टीवी देखने में मशगूल था तो अम्मी ने काशिफ से कहा कि वो जाके देखे कि दरवाजे पर कौन है। साथ में अम्मी और मैं भी गए सर, ये देखने के लिए कि इतनी देर रात से कौन आया होगा। भाई कब से बेल बज रही है, दरवाजे तो खोल दो। जाना तू खोलना यार। जब काशिफ ने दरवाजा खोला सर तो वहां पे 2 आदमी थे। उन्होंने हमारी तरफ देखा और फिर पिस्तौल तान दी। कौन है आप लोग? हाँ? और उन लोगों ने नवाब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी सर। अम्मी और मैं तो बस दंग ही रह गए सर। राशिद भाई और फिरोज भाई ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन साइड हटिए प्लीज। हटिए। साहब ये 6 खाली कारतूस मिले। देख के तो लगता है कि .32 बोर के हैं। चेक करके ही कंफर्म किया जा सकता है। 3 लोग एक ही बाइक में सवार थे, इसीलिए नजर पड़ गई थी। उम्र से यही कोई 30-35 साल के दिख रहे थे साहब। असल में तो उन्हें तब देखा जब घर से भागते हुए वो बाहर आए और फिर फिरोज चाहे पकड़ो उनको। उनके हाथ में पिस्तौल थी, उन्होंने हम पर तान दी। आगे बढ़े तो थोड़ा दबा देंगे। और फिर वो लोग यहाँ से भाग गए। उनमें से किसी को आप लोग जानते थे? नहीं साहब, कोई जानकार होता तो ऐसा खुला घर में घुस के गोलीबारी करके नहीं जाता। जैसे ही हमने गोलियों की आवाज सुनी हम तो बिल्कुल घबरा ही गए। हमने देखा एक लड़का बाइक पे सुकून से बैठा इंतजार कर रहा था, वो जरा भी परेशान नहीं लग रहा था। सर नवाब पे बेरहमी के साथ ऐसे खुलेआम गोलियां बरसाती, एक 14 साल के बच्चे के साथ किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें आफरीन और उसके परिवार वालों से एक बार फिर बात करनी होगी, और साथ ही साथ नवाब के माँ बाप से भी, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। क्या पता इस केस का कोई तार वहां से जुड़ा हो। क्या बोल रही हो तुम? कब हुआ ये? कुछ देर पहले राबिया बाजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि नवाब गया। हम सीधे घर आ रहे हैं और फौरन लखनऊ चल रहे हैं हम लोग।
देखिए पंकज भैया, मामला सीधा सा है। पैसा काम होने के बाद मिलना था, काम हो गया, पैसा मिला नहीं। देखिए हम सीधे सीधे कह रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। गुड्डो सुनो सुनो, देखिए ज़्यादा गर्म होने का जरूरत नहीं है। हम बैठे ना यहाँ पे, ये याद रखिए आप। अरे आप ही के कहने पे बीड़ा उठाए थे हम। अब जब तक पैसा ना आए तब तक कुछ ना कहिएगा हमें। गुड्डो गुड्डो, नवाब आप लोगों के साथ कब से रह रहा था? 5-6 सालों से यहाँ लखनऊ में ही पढ़ रहा था। यकीन नहीं होता कि एक 14 साल के बच्चे की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसे इतनी बेरहमी से मार डाला जाए। जो खाली कारतूस मिले हैं वो प्रोफेशनल पिस्टल के हैं और हमें पक्का शक है कि हमलावर भाड़े के थे, छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। जो भी थे पेशेवर थे। हमले में .32 बोर की बुलेट वाली 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। किसी प्रोफेशनल का हाथ लगता है। उन्होंने 6 गोलियां दागी, वो भी एकदम पास से। देखिए उनका इरादा एकदम साफ था। वो आए, अपना काम किया और निकल गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ नवाब पर गोलियां चलाई और किसी पे नहीं। क्लोज रेंज से 6 गोलियां, लड़के को बचने या कुछ करने का मौका भी नहीं मिला होगा। और उन्होंने सिर्फ इसी पे गोलियां चलाई। कोई तो ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। कुछ बताना चाहेंगे जो हमारे लिए जरूरी हो? सर मैं और मेरा भाई फिरोज दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। हम ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज हैं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती कि कोई हमारे कजन से उसका बदला निकाले, एक 14 साल के बच्चे से। नहीं सर। आफरीन, आपको क्या लगता है, कोई अंदाजा? नहीं सर, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि उन लोगों ने नवाब पर हमला किया। वहां पर अम्मी, काशिफ, मैं सब थे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ नवाब पे। खुद समझ में नहीं आ रहा। हमेशा सुलेमान भाई को समझाती रही कि एक ना एक दिन इस सब का असर घर वालों पर पड़ेगा, लेकिन हमेशा से डर था मेरे अंदर। कैसा डर? सुलेमान का इस सबसे क्या ताल्लुक? भाई है ना वो आपका? जी साहब, सुलेमान मेरा छोटा भाई है, लेकिन जुर्म और अपराध से ताल्लुक रखने वालों के साथ उसका उठना बैठना था। मैं, उसकी बीबी आरशी और मेरे शौहर शकूर मियाँ, जब वो जिंदा थे हम लोग उसे बहुत समझाते थे साहब कि छोड़ दे ये सब, पास आ जाए इन सब चीजों से। लेकिन वो सुलेमान, 2 बच्चे हैं आपके, आपको उनकी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। सुलेमान, छोड़ दो ये सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हरकतें तुम्हारे अपनों को डस लें। देखो हम पुलिस में हैं, लेकिन आज तक हमारी वर्दी पे हमने दाग लगने नहीं दिया। हम कहते छोड़ दो ये सब कुछ। सोचते हैं भाईजान, इस बारे में सोचते हैं कुछ। सोचना नहीं है सुलेमान, छोड़ना है तो बस छोड़ना है। राबिया आपा, इतना आसान नहीं कि कहा और हो गया बस। जरा नवाब और काशिफ के बारे में तो सोचिए। भाईजान आप तो जानते ही हैं कि एक बार आदमी इस दलदल में घुस जाता है तो निकलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सुलेमान, कोशिश तो करके देखो। एक काम करिए भाईजान, नवाब को और काशिफ को आप यहाँ लखनऊ में अपने साथ रख लीजिए। आप तो जानते हैं कि हमारे साथ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और आरशी चाहे तो वो भी आप लोगों के साथ लखनऊ में रह सकती है यहाँ पे। बड़ा लड़का नवाब हमारे साथ रहने लगा साहब। काशिफ छोटा था, वो अपनी माँ के पास ही रहा, और आरशी अपने शौहर सुलेमान को छोड़कर नहीं आना चाहती थी। तो आपको लगता है कि इस सब का ताल्लुक सुलेमान के बैकग्राउंड से है? कोई है जो सुलेमान की दुश्मनी उसके बेटे को मार के निकाल रहा है?
सुलेमान एक हिस्ट्री शीटर है। इलाहाबाद में उसके खिलाफ बहुत सारे छोटे मोटे जुर्म दर्ज हैं। सुलेमान, तुम्हारे बेटे को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला गया। उस समय हम इलाहाबाद में ही थे साहब। अगर किसी को हमसे बदला लेना होता तो हम पे हमला करता। भाई साहब, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हमारी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी नहीं साहब जिसका बदला वो हमारे बेटे को मार के निकालता। और फिर लखनऊ में हमारा थोड़ा नेटवर्क है, अगर ऐसी कोई बात होती तो हम तक खबर आती। यहाँ लखनऊ में आके कोई हमारे बेटे को मारे ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि हम इलाहाबाद में। यकीन के साथ कह सकते हैं साहब, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। देखो सुलेमान, हम जानते हैं तुम्हारा अपना नेटवर्क है, तुम्हारे अपने खबरी भी होंगे, लेकिन अगर तुम खुद बदला लेने के बारे में सोच रहे हो तो मत करना। बहुत बड़े पंगे में फंस जाओगे। आगाह कर रहे हैं तुम्हें। हो सकता है साहब कि हम बाद में बदला लेने की सोचें, लेकिन मालूम तो पड़े कि किसने किया ये। एक बार फिर कह रहा हूं साहब, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कौन एक 14 साल के लड़के को मार डालना चाहेगा? उसके अब्बा सुलेमान का बैकग्राउंड बेदाग नहीं था, पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस वाकये का उनकी हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या यह नवाब का अपना ही कोई मसला था जिसका यह अंजाम हुआ था? सर, आफरीन के ऊपर शकूर इब्राहिम का बेदाग रिकॉर्ड रहा। सारे ऑफिसर उन्हें पसंद करते हैं। एक कांस्टेबल के तौर पे बड़ी इज्जत थी उनकी। कोई ऐसा केस, कोई ऐसा एनकाउंटर जिसकी वजह से किसी से भी कोई दुश्मनी खड़ी हो गई हो? ईमानदार और शरीफ पुलिस वाला था सर। दुश्मनों की कोई कमी तो रही नहीं होगी, लेकिन उन्हें गुजरे 4 साल हो गए। 2009 में ही वो चले गए। कोई दुश्मनी हो भी तो इतने सालों बाद उनके छोटे से भतीजे के साथ निकाली जाए, मुश्किल ही लगता है सर। आपके पिताजी बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उनके सारे ड्यूज सब जल्द से जल्द क्लियर करा दिए जाएंगे। और अगर आपकी फैमिली में से कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हो तो उसके लिए ऑफिशियली हम मौका तैयार करेंगे। हम ही राशिद भाई और हम तो अपने जॉब में सेटल हैं। हम पुलिस में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आफरीन पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकती है। हो सकता है कि शकूर इब्राहिम का वाकई इससे कोई ताल्लुक ना हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम सभी थानों में चेक करवाओ जहां वो काम किया करता था। शायद कोई लिंक मिल जाए। सर, आफरीन, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से कोई संबंध नहीं है? मालूम नहीं सर, मेरे लिए तो ये सोचना भी नामुमकिन है कि एक 14 साल के छोटे से बच्चे पर कोई इस तरह से हमला कर सकता है। एक 14 साल के लड़के पर बड़ी बेरहमी से उसके घर में गोलियां दागी गई थी, लेकिन इस मर्डर केस का कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा था। कोई जरा सा सिरा भी तफ्तीश की पकड़ में नहीं आ रहा था जो कातिल की ओर इशारा करता। और फिर राबिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। नकीब और शादाब।
जी सर। कौन है ये दोनों? और आपको क्यों लगता है कि ये दोनों नवाब के मर्डर के पीछे हो सकते हैं? मालूम नहीं साहब जी, लेकिन शादाब ने कई दफे नवाब को धमकी दी थी। धमकी? पर क्यों? किस बात पे? फूफी फूफी फूफी, वो शादाब है ना, आज फिर हमें मिला मार्केट के रास्ते में। क्या? वो हमारा पीछा कर रहा था और फिर आफरीन दीदी को परेशान करने लगा। प्लीज दीदी एक दिला दो ना दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज दिला दो ना दीदी। खराब है ना, फिर अम्मी हमें ही डांटेगी। चलो अब तुम यहाँ से चलो। ए क्या है बे? मैं आपकी दीदी से बात करनी है कुछ। शादाब, हम पहले कह चुके हैं ना कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? चलो ना। आफरीन, शादाब हाथ छोड़ हमारा। शादाब हाथ छोड़ दीदी का। एक बार हमारी बात सुन लो आफरीन। शादाब हाथ छोड़ दीदी का। छोड़ो मुझे। शादाब आगे से दीदी को हाथ मत लगाना, समझा क्या? नवाब तुम चलो यहाँ से। शादाब, तुमने दोबारा मेरी लड़की को तंग किया ना? नहीं आंटी, मैं तो उससे बस। क्या बस? हाँ, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो अंजाम ठीक नहीं होगा, समझ लो तुम। शादाब हमारी कॉलोनी में रहता था और वो कई बार नवाब से झगड़ा कर चुका था। और वो दूसरा नकीब, वो कौन है? बेटी क्या है? कौन है आप? पहले अपनी बेटी आफरीन को बुलाओ, उसी के सामने बताती हूँ मैं कौन। बुलाओ उसे। कौन है अम्मी? आफरीन ये तू ही है ना वो जिसने मेरे देवर ओवैस के दिमाग में जहर भर दिया? बोल रही हूँ, दूर रहे उससे। सुनिए, जबान संभाल के बात कीजिए। हाँ आफरीन, क्या है ये सब? कौन है ये औरत? अम्मी मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। नाम है मेरा। और ये आपकी लड़की पर कोई लगाम नहीं है? मेरे देवर ओवैस पर मरी जा रही है ये। क्या बकवास कर रही हैं आप? और आप अपने देवर को लेकर इतनी गर्म क्यों हो रही है? इतना ये तो उससे जाके कहिए ना कि मुझसे दूर रहे। आफरीन चुप करो। चुप कैसे करेगी? गुलछर्रे जोड़ा रही है ओवैस के साथ। क्या दिक्कत क्या है आपको? तू उसका इस्तेमाल कर रही है, भटका रही है उसे, जैसे औरों का करती है ये हमेशा। मैं आप करके बात करी तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अब एक बात भी अपनी जबान से निकाली ना तो मैं जबान संभाल के बात करो ना, वरना हाथ पांव तोड़ दूंगी तेरे। बंद करो ये तमाशा, बहुत हो चुका। अपनी लड़की को संभाल कर रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आफरीन, आफरीन तुम अंदर जाओ। लेकिन हम कह रहे तुम अंदर जाओ। जाओ अंदर। और देखिए, अब जो कोई भी है आप भी यहाँ से चली जाइए बस। ये नगमा कौन है? नकीब की बहन है नगमा। नकीब वही जिसका आपने शादाब के अलावा नाम लिया, पर आपको लगता है कि वो भी नवाब का कत्ल करवा सकता है? जी। राबिया जी, आपको लगता है कि नकीब नवाब का कत्ल करवा सकता है, जो कि आफरीन का कजन था, क्योंकि आफरीन का नगमा के देवर के साथ अफेयर था? देखिए राबिया जी, हमें लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं। बताइए भला नकीब ऐसा क्यों करेगा? नवंबर 2010 में वो नगमा। क्या हुआ था नगमा के साथ? आपको कब पता चला है? सर ये नगमा है, आलमगीर की बीवी और नकीब की बहन। मैं इन्हें जानता हूं सर, ये लोग नजरपुर में रहते हैं। नगमा का कत्ल हो गया था? जी, और नगमा के भाई नकीब ने मेरी बेटी आफरीन और नगमा के देवर ओवैस पर कत्ल का इल्जाम लगाया था।
तहकीकात के बाद साबित हुआ कि मेरी बेटी बेकसूर थी, वो वैसे ही मुलजिम था। आफरीन की अम्मी और नवाब की फूफी राबिया ने 2 नाम जाहिर किए जो शायद इस खून में शामिल थे, शादाब और नकीब। शादाब आफरीन का पीछा किया करता था, नवाब को धमकी भी दे चुका था, जिसके बारे में नवाब अक्सर राबिया से शिकायत भी करता था। नकीब जिसकी बहन नगमा मारी गई थी और जिसकी आफरीन से कई बार लड़ाई हुई थी, नगमा की मौत का जिम्मेदार नकीब आफरीन को मानता था। हाँ साहब, नकीब और शादाब दोनों शहर से बाहर हैं। अभी इतना ही पता है। कहाँ हैं दोनों? मालूम नहीं साहब। नकीब तो सेल्समैन है और शादाब लखनऊ में किसी नेता की ड्राइवरी करता है साहब। मुझे दोनों लोगों का नंबर चाहिए। लिख लीजिए साहब। पहले से नहीं दे सकता था? काम क्या है साहब, बताना तो पड़ेगा ना। चल अब नंबर बोल। ठीक है साहब, लिखो 444578765 और दूसरा लिखो साहब 444909878। चल ठीक। सर, नकीब और शादाब दोनों शहर से बाहर हैं। उन्हें खबर किए बगैर उनकी लोकेशन ट्रैक की है। कहाँ हैं वो दोनों? नकीब कानपुर में और शादाब देहरादून में। नहीं मनोज, अभी उन्हें भनक भी मत लगने देना। राबिया ने उन पे सिर्फ शक जाहिर किया है। पहले हमें इनका बैकग्राउंड चेक करना है कि ये लोग इसमें शामिल हैं भी या नहीं। फिलहाल वो सिर्फ सस्पेक्ट्स हैं। सर, हम नकीब और शादाब दोनों की पूरी जानकारी निकलवाते हैं। नकीब की बहन नगमा के मर्डर की रिपोर्ट जिस थाने में दर्ज है, हम उसे भी निकलवा के देखते हैं। मेरे पल्ले तो अभी भी नहीं पड़ रहा है कि एक 14 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला गया, जबकि उसका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। खाना लाए, एकदम गर्मा गर्म है। क्या लाया वो? चिकन लॉलीपॉप। हरि ओम शंकर यहाँ से तुम अलग, हम अलग। पैसा पूरा कहाँ मिला है? अबे तो हमें कौन सा मिले हैं? मिलेंगे तो पहुँचा देंगे। प्रदीप निकल तू। विक्रम गाड़ी ठिकाने लगा दे। मतलब रख थोड़े दिन अपने पास, बताता हूँ बाद में। चल। काशिफ, कुछ तो खा ले। दीदी मुझे दवा पाई की बहुत याद आती है दीदी। जिस बात का डर लगा रहता था, आखिर वो आज हो ही गया। नवाब से किसी को ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? पता चला कुछ? हाँ, हमने सुन रखा है इस केस के बारे में। ठाकुर, चौहान साहब नगमा मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करना चाहते हैं। राजीव साहब थे उस केस के आईओ। आजकल राजीव साहब हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। ओके, थैंक यू।
सीनियर इंस्पेक्टर राजीव कुमार। जी सर, चौहान साहब इस केस के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे, आपसे मिलना भी था उन्हें। त्यागी, इस केस के आपके प्राइम सस्पेक्ट नकीब और शादाब है ना? जी सर, अभी तक की जांच में तो यही सामने आया है। वैसे तो ये मेरा केस नहीं है, फिर भी एक इंपॉर्टेंट लीड दे सकता हूँ। शायद वो आपकी जांच को सही डायरेक्शन में ले जाए। क्या है वो लीड सर? जय हिंद सर। नगमा मर्डर केस की जांच से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुजरिम आपके आईन सामने है। कौन है मुजरिम? शादाब। राजीव जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई सॉलिड लीड है आपके पास? चौहान साहब सन 2004 में फोर्स ज्वाइन की थी। 9 साल का तजुर्बा है, बड़े बड़े केसों पर काम किया। अब तो वो कहते हैं ना, लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। हम भी आपके तजुर्बे की तारीफ करते हैं राजीव जी, लेकिन आप ही बताइए, बिना सबूत के हम उसे इस कत्ल से जोड़ें भी तो कैसे जोड़ें? उठा लो, 2-4 डंडे लगाओ, 1 मिनट में सच की उल्टी कर देगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी नगमा मर्डर केस के बारे में हम ठीक से जानना चाहेंगे। चौहान साहब, आपको हम पर यकीन नहीं है क्या? हम भी आप ही की तरह पुलिस वाले हैं। जब तक माजरा ठीक से समझ में ना आ जाए, चैन ही नहीं आता। हमने इस पॉइंट तक तहकीकात की थी। नगमा को आफरीन से खुंदक थी। नकीब ने इसे वजह माना और आफरीन पर इल्जाम लगा दिया। साहब, ये सब जो आलमगीर का भाई है ओवैस, ये सब उसी का किया धरा है। नहीं साहब, मेरा भाई अपनी भाभी को नहीं मार सकता। साहब, इनको तो सच दिखता भी नहीं। इनको तो ये भी नहीं दिखता कि आफरीन और ओवैस के बीच में क्या था, किस तरह से आफरीन ओवैस का इस्तेमाल कर रही थी। वो मेरी बहन थी जिसने एक अच्छी भाभी होने का फर्ज अदा किया और ये बात उठाई थी, वरना आलमगीर की आंखों पे तो सिर्फ पट्टियां बंधी हुई है। नकीब, मेरा भाई नगमा को कभी नहीं मार सकता। भले नगमा को ओवैस के प्यार से तकलीफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवैस नगमा को मार देगा। बिल्कुल नहीं। जी? आफरीन आप ही की बेटी है? जी हाँ। माफ करना अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये शकूर भाई का ही घर है ना? जी हाँ, उन्हीं का घर है। लेकिन बात क्या है? आफरीन कहाँ इस वक्त? वो तो शाहबाग में है, पुलिस ट्रेनिंग में। शकूर भाई बहुत ही इज्जतदार कांस्टेबल थे। वो ओहदे में भले ही हमसे कम थे, लेकिन तजुर्बे में हम सब के बाद। ये तो हमारी किस्मत थी कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। सामने से एड़ी मार्च, तेज चल। कब से चल रही तुम्हारी ये ट्रेनिंग? जी 8 महीनों से सर। आफरीन, तुम्हारे और नगमा के देवर ओवैस के बीच क्या रिश्ता है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने नगमा भाभी का कत्ल नहीं किया सर। सर ये सच है कि ओवैस और मेरे बीच रिश्ता था, लेकिन सर जब मर्डर हुआ तब मैं लखनऊ में नहीं थी। तुम लखनऊ में नहीं थी, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम मर्डर में शामिल नहीं थी। ओवैस तो लखनऊ में ही था। ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों ने मिलकर मर्डर की साजिश रची।
मैं 7वीं में पढ़ता हूँ सर। गुड। और तुम्हारा छोटा भाई काशिफ? वो दूसरी में सर, और वो अम्मी के साथ इलाहाबाद में रहता है। नवाब, तुम जाकर बाहर खेलो। बड़ा प्यारा बच्चा है। राबिया जी, नगमा यहाँ कभी आई थी क्या? कई बार आई थी साहब। जब भी आती गाली गलौज ही करती, बहुत भला बुरा कहती थी मेरी बच्ची को। चिल्ला चिल्लाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती थी वो। इस केस में एक बात हमें हमेशा हैरान करती रही कि एक भाभी नगमा अपने देवर ओवैस के आफरीन के साथ अफेयर को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाती रही। और यही तो मामले की असली गांठ थी। जी सर, ये सच है सर। तेरे और तेरी भाभी नगमा के बीच के रिश्ते का तेरे भाई आलमगीर को भी पता नहीं था? जी सर। ओवैस तो डरता था कि कहीं तेरी भाभी नगमा तेरे भाई के सामने ये रिश्ता जाहिर ना कर, इसलिए तूने उसी को रास्ते से हटा दिया और इल्जाम आफरीन पर लगा दिया। नहीं सर, ये सही नहीं है सर। मैंने नगमा को नहीं मारा सर। मेरी बस इतनी ही गलती थी सर। मैं जानती ही नहीं थी कि ओवैस का उसकी भाभी नगमा के साथ भी अफेयर है। मैं तो हमेशा से इसी बात को लेकर परेशान रहती थी कि नगमा को आखिर ओवैस और मेरे रिश्ते से दिक्कत क्या है। आफरीन, मुझे मालूम है तुम्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सर ये गलत है सर, आप लोग ठीक से जांच ही नहीं कर रहे। सर मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आफरीन ही मेरी बहन के मर्डर में शामिल है। देखो नकीब, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। आफरीन का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं, ओवैस ही है जो इस मर्डर में शामिल है। साहब मेरी बहन को ऐसी वैसी औरत नहीं थी, वो झूठ बोल रहा है। सब नगमा कभी भी अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। नकीब कड़वा है और सच यही है। नकीब चाहे कितने भी गुस्से में था, पर आखिर में कड़वा घूंट उसे ही पीना पड़ा, क्योंकि आफरीन का नगमा के कत्ल से कोई वास्ता नहीं था। और ओवैस के खिलाफ सबूत कम पड़ गए, इसीलिए 11 महीनों बाद ही उसे जमानत पे छोड़ दिया गया। देखिए चौहान साहब, वैसे तो मुझे आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस के 6 महीने के बाद मुझे प्रमोशन मिला और मेरा ट्रांसफर हुआ। मुझे सच में नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद इस केस में क्या हो, लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आफरीन मासूम थी और ओवैस मुजरिम। जैसे आपके इस केस के सिलसिले में कह सकता हूँ कि नकीब नहीं, मुजरिम शादाब। राजीव जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? चौहान साहब, मेरे दिल में शकूर भाई के लिए हमेशा ही बहुत इज्जत रही। उस वक्त मुझे लगा कि नकीब आफरीन से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए मैंने उस पर नजर रखी। आफरीन को छोड़ देने की वजह से जब से वो मेरे से गुस्सा हुआ था, तब से वो एकदम चुपचाप रहने लगा, अपने काम से ही काम रखता था। एक्चुअली वो अपनी बहन के बहुत करीब था। नगमा के कत्ल के बाद उसे गहरा सदमा लगा। अब अचानक 1.5 साल बाद नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। चौहान साहब, नकीब बहुत ही आम आदमी है, उसके ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि वो इस तरह की कोई साजिश रच सके, किसी का कत्ल करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। माय प्लेजर। चौहान साहब, इस केस के सिलसिले में आपको कोई भी जरूरत पड़े, बेझिझक कांटेक्ट करना। जरूर। थैंक यू। मनोज, ये राजीव जी शकूर भाई के बहुत करीबी थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से आफरीन को शक के दायरे में नहीं लाया गया? तुम एक काम करो, नकीब का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालो। एक बार नकीब के सारे नकाब हट जाएं, उसके बाद हम शादाब पे हाथ डालेंगे। सर। राजीव कुमार जो नगमा मर्डर केस में जांच अधिकारी था, उसने उस केस में आफरीन को क्लीन चिट दे दी थी। नगमा का भाई नकीब इस तफ्तीश से बिल्कुल नाखुश था और नवाब मर्डर केस में राजीव कुमार को यकीन था कि नकीब इसमें शामिल नहीं है, उसे शादाब पर शक था। लेकिन जो पुलिस अधिकारी इस केस की जांच में लगे थे, उन्होंने फिर भी पहले नकीब की जांच करने का फैसला किया। देख नकीब, सच क्या है बता दे।
सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ नवाब कौन है। और सर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आफरीन का कोई कजिन भाई है नवाब जो उसके साथ रहता था। सर मुझे अभी भी पक्का यकीन है कि मेरी बहन के मर्डर की ठीक से तफ्तीश नहीं हुई। सर मेरा इस नवाब के मर्डर केस से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये बात सच है कि मैं आफरीन से गुस्सा था, ओवैस से नाराज़ था, लेकिन सर मैं किसी ऐसे को कैसे मार सकता हूँ जिसको मैं जानता तक नहीं, और वो भी एक 14 साल का बच्चा। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। सुलेमान भाई जरा सा अंदाजा भी नहीं है कि इस काम का पैसा मिला किसको है। तो क्या किसी ने खुद ब खुद कर लिया होगा? पता नहीं भाई, इस मर्डर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। हाँ पप्पू बोल। हाँ साहब, पहली खबर, हमला करने वाले का कुछ पता नहीं चला। कहीं बाहर से आए थे क्या? ऐसा ही हो सकता था, लेकिन कुछ पक्की खबर नहीं है। शादाब अभी कहाँ होगा? देहरादून से वापस घर की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया। नजर रख उस पे, उसके लखनऊ में कदम रखते के साथ ही मुझे खबर कर, समझा? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? पता चल ही जाता है साहब। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर हो, और हाँ इस मामले में मेरा नाम कभी मत घसीटना, समझे? सलाम साहब। बोल कालू। ये शादाब छोटा मोटा आदमी है, ड्राइवरी के पहले पेट पालने के चक्कर में छोटा मोटा काम करता था। तो ये उन 3 हमला करने वालों में नहीं था, तो क्या उन्हें भाड़े पे लाया गया? मुश्किल है साहब, ये शादाब हमेशा कड़की पे रहता था। मुट्ठी भर मूंगफली खरीदने के लिए इसके पास पैसे तो है नहीं। 3 लोग के मर्डर के बाद से सुपारी क्या देगा? कोई और चक्कर है? पुराना चक्कर शादाब का आफरीन के साथ, कोई प्यार व्यार का चक्कर है। पर हमने तो सुना था शादाब उसे परेशान करता है। सही है, लेकिन ये लोग अलग हुए उसके बाद करता था। हेलो जी सर। जी हेलो चौहान साहब, शादाब आज शाम को लखनऊ पहुंच जाएगा। मेरी मानो तो उठा लो सर। थैंक यू राजीव जी। वही मुझे मैं कमिंग सर। आओ आफरीन। देखो आफरीन, अब तक की तहकीकात में यही सामने आया है कि नवाब टारगेट नहीं था, बदला तो तुमसे लिया जाना था। कौन है आप लोग? तुमने हमें बताया कि हमलावरों ने घर में घुस के पहले सभी को देखा, उसके बाद फायर सिर्फ नवाब पे किया। जी सर। उन्होंने नवाब को 6 गोलियां मारी। तुम्हें नहीं मारी, तुम्हारी अम्मी को नहीं मारी, काशिफ को नहीं मारी। इसका मतलब यह है कि हमलावरों का मोटिव एकदम साफ था। उन्हें कहा गया था कि सिर्फ नवाब को मारना है और किसी को नहीं। और नवाब एक 14 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा, जिसका ना ही किसी से कोई झगड़ा था और ना ही कोई दुश्मनी। मुझे मालूम है सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मी ने हमें बताया कि नकीब तुमसे गुस्सा था क्योंकि उसकी बहन नगमा के मर्डर केस में तुम्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, और शादाब तुम्हें परेशान करता था। तुम्हारी अम्मी ने इन दोनों पर शक जाहिर किया है। आफरीन, इस समय शादाब हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। अजीब सी बात है ना, वही शादाब जिसने तुम्हें परेशान करना शुरू किया, उससे पहले तुम्हारा उससे रिश्ता था। हम सच कह रहे हैं ना? ये सच है कि मेरा पहले शादाब से रिश्ता था। आफरीन, तुम्हारा पहले शादाब के साथ रिश्ता था, फिर ओवैस के साथ हुआ, और 2 लोग जिन पे हमें शक है कि उनका नवाब के मर्डर के साथ कोई संबंध हो सकता है, वो है नकीब और शादाब। अब नकीब का ओवैस के साथ ताल्लुक है, लेकिन शादाब का बिल्कुल नहीं। ये सब क्या है आफरीन? ऐसा क्या है जो तुम जानती हो लेकिन हमसे अब तक छिपा रही हो? सर मैं कुछ नहीं छुपा रही, मुझे नहीं समझ आता।
अगर कोई मुझसे बदला लेना चाहता था तो वो नवाब को क्यों मारता? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सर कि इस सब में शादाब का कोई हाथ नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो आफरीन? तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ कहा है कि शादाब तुम्हें तंग किया करता था और उसने नवाब को धमकी भी दी थी। सर ये सच है कि मैं एक टाइम पे शादाब से अलग हो गई थी, लेकिन पिछले 8 महीनों से हम दोनों साथ साथ हैं। शादाब और मेरा रिश्ता अभी बहुत अच्छा है सर। अम्मी को इस बारे में नहीं मालूम। शादाब मुझसे क्यों बदला लेना चाहेगा? फिरोज, क्या हुआ? कहाँ है वो? बस आ रही है अम्मी, बता रही थी पुलिस वालों ने बुलाया था। 14 साल के नवाब का बेरहमी से कत्ल हो गया और उसकी फूफी ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया, नकीब और शादाब। राजीव कुमार ने नकीब को क्लीन चिट दे दी और बहुत ही यकीन के साथ कहा कि शादाब ही असली मुजरिम है। और अब आफरीन के बयान ने सारी की सारी तहकीकात ही उलट कर रख दी। क्या सच था इसके पीछे? आखिर ये क्या साठगांठ थी? शादाब के कॉल रिकॉर्ड एकदम ठीक है, कहीं कोई शक करने की वजह नहीं है। और आफरीन का कहना है कि वो और शादाब एक बार फिर से साथ हैं और शादाब ऐसा कर ही नहीं सकता। ये नकीब तो इस पूरे वाकये से बाहर लगता है सर। मनोज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इस मामले से जानबूझ के भटकाया जा रहा है और असल में सच्चाई कहीं और ही है? भैया जी, ये लीजिए। गुड्डू भैया, गाड़ी का क्या करें? यहाँ इधर पड़ी रहेगी तो लोग बात करेंगे। एक काम कर विक्रांत, गाड़ी जावद के गैरेज के पीछे खड़ी कर दे। बोल थोड़े दिन में उठा लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे हम। ठीक है गुड्डू भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शादाब ही है जिसे आफरीन की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है? मैं मानता हूं कि उसके फोन रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, लेकिन हो सकता है कि वही मास्टरमाइंड हो इस मर्डर के पीछे और राजीव कुमार की बात सही हो। सर, राजीव सर का फोन आया था, पूछ रहे थे शादाब को अभी तक उठाया कि नहीं। मनोज, कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ तो है, कोई तो खेल है ये। एक काम करो, उठा लो शादाब को। सर। साहब, हम शादाब अंदर आ सकते हैं? साहब, नवाब मर्डर केस में हमारा कोई लेने देना नहीं है। हमने सोचा कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरना नहीं चाहिए, इसीलिए खुद चल के आए आपके पास। बहुत बड़ा एहसान किया जो तो खुद चला आया, वरना अभी तुझे ही उठाने जा रहे थे। साहब, हमें फंसाया जा रहा है साहब। अच्छा, कौन फंसा रहा है तुझे? राबिया, नकीब या फिर ओवैस? कौन? बोल। साहब, हम जानते हैं किसने किया, लेकिन अगर आपको सच बताएंगे तो आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, उल्टा मारेंगे हमें। तो तुझे क्या लगता है झूठ बोलने वालों की हम यहाँ आरती उतारते हैं? साहब, ये इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने किया है। बहुत सयाना है तू। हाँ, खुद को बहुत शातिर समझता है। तुझे क्या लगता है तो लंगड़ मारेगा और हम लड़खड़ा जाएंगे? अब हमने पहले ही कहा था कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास मानिए साहब, ये मर्डर राजीव कुमार ने ही करवाया, दावे से कह सकते हैं हम ये। और उसी ने आपको कहा होगा कि ये हमारा किया है। आप बहुत टाइम से प्लान कर रहा था साहब, पीछे पड़ा हमारे, हमें फंसाना चाहता है। नगमा मर्डर केस की जांच से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे आपके अन सामने। कौन है मुजरिम? शादाब। चौहान साहब, शादाब आज शाम को लखनऊ पहुंच जाएगा। मेरी मानो तो उठा लो साले। वही मुजरिम है। राजीव सर का फोन आया था, पूछ रहे थे शादाब को अभी तक उठाया कि नहीं। चल, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि यह सब कुछ राजीव कुमार ने किया है, पर वो तुझे क्यों फंसाना चाहेगा और क्यों एक 14 साल के बच्चे को मारना चाहेगा? ताकि वो फिर से आफरीन के करीब आ सके। अब आपको पता होगा नगमा मर्डर केस, उसकी तहकीकात भी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने की थी। पूछताछ के दौरान कई मरतबा आफरीन से मिले। और सच्चाई तो यह है कि
इसी दौरान वो आफरीन के काफी करीब आ गए थे। कब से चल रही तुम्हारी ये ट्रेनिंग? जी 8 महीनों से। मुझे मालूम है तुम्हें इस मामले में फंसाया जाए, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत। और सच तो ये है कि इंस्पेक्टर राजीव कुमार उसी समय आफरीन के करीब आ गए थे, और जब आफरीन उसे छोड़कर वापस हमारे पास आ गई, बस उसी दिन से खुंदक खाए बैठा हमसे। कितनी बार फोन पे धमका चुके हैं कि हमें किसी केस में फंसा देंगे कि आफरीन उन्हें मिल जाए फिर से। क्यों रे? आज शाम को तू आफरीन से पिकनिक स्पॉट पे मिलने वाला है। साहब, अगर तू आफरीन से दूर नहीं हुआ ना, तो तुझे ऐसी पिकनिक करवाऊंगा कि तेरी जिंदगी नर्क बन जाए। साहब, आप बड़े आदमी हो साहब, और ताकतवर भी हो साहब। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी औकात में रह। अरे कहाँ तू और कहाँ आफरीन? साहब, आफरीन आपको छोड़ चुकी है। हम समझते हैं आपकी तकलीफ, लेकिन साहब हमारे पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। देख शादाब, अगर तूने आफरीन से दोबारा मिलने की कोशिश की ना, तो यकीन मान ले, ऐसा खेल खेलूंगा कि तुझे और आफरीन दोनों को किसी मर्डर केस में फंसा दूंगा। आफरीन को तो मैं जैसे तैसे करके बचा लूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी पूरी उम्र जेल में सड़ेगी। उसके बाद आफरीन तो मेरे पास आ जाएगी मेरी शुक्रगुजार। देख शादाब, मेरी सलाह मान, अगर तुझे ये परेशानी नहीं झेलनी तो तू आफरीन से दूर बस। और इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने फोन पर हमें कहा था। नवाब को मरवा दिया और उंगली हम पर उठा दी, और ये साजिश की ताकि वो आफरीन को दोबारा हासिल कर पाए। जी साहब, हम सच कह रहे हैं, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। यहाँ तक कि नगमा मर्डर केस में इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने आफरीन का नाम जांच से हटवा के उसका दिल जीता, उसे अपने जाल में फंसा साहब। हाँ बबलू बोल। आओ, शादाब पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कहाँ से उठाया उसे? सुना है वो खुद ही वहाँ चला गया। ठीक है। एक पल के लिए तो मुझे भी लगने लगा था कि कहीं राजीव कुमार का ही तो हाथ नहीं है इसमें। सर, अब तक जिस तरह से घटनाएं घटी हैं वो तो इसी तरफ इशारा करती हैं। नगमा मर्डर केस में आफरीन को क्लीन चिट मिलना, और फिर जब राजीव साहब से इस केस की डिटेल्स मांगी गई तो उनका टालना और सीधा ये कहना कि उनके पास लीड है कि शादाब मुजरिम है, जबकि उनके पास कोई खास सबूत नहीं था। राइट मनोज, इस नवाब मर्डर केस की हर चीज, हर बात बहुत ही सोची समझी, बहुत ही नपी तुली लग रही है, और तहकीकात आगे बढ़ने की बजाय वहीं घूम रही है, वहीं चक्कर काट रही है। मनोज, तीन बातें हो सकती हैं। या तो इंस्पेक्टर राजीव कुमार कोई खेल खेल रहा है, या फिर शादाब हालात को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ और है जो भीतर ही भीतर चक्कर चला रहा है। आफरीन, उन्होंने तुम्हें दोपहर में भी बुलाया था, और अब फिर? कोई बात होगी ना अम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आफरीन, क्या यह सच है कि तुम्हारा इंस्पेक्टर राजीव कुमार के साथ अफेयर था? आफरीन, ये क्या खेल चल रहा है? एक 14 साल का बच्चा मारा जाता है जो कि तुम्हारा कजिन था। तुम्हारी अम्मी दो लोगों पे, नकीब और शादाब पे शक जाहिर करती है। शादाब वो जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा था, सॉरी चल रहा है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार जिनसे भी तुम्हारा अफेयर रहा, वो बड़ा जोर दे के एक ही बात कह रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे शादाब का हाथ है, शादाब मुजरिम है। शादाब मेरे थाने में आके एक ही बात कह रहा है कि सब कुछ इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने तुम्हें हासिल करने के लिए करवाया, और मुजरिम कोई और नहीं, इंस्पेक्टर राजीव कुमार है। आखिर इस केस के हर मोड़ पर, हर एंगल में तुम ही हो। क्या खेल है? ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रही हो? मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती कि कौन क्या खेल खेल। ये सच है कि इंस्पेक्टर राजीव कुमार के साथ मेरा अफेयर था। नगमा मर्डर केस के दौरान मैं उनके करीब आ गई थी,
लेकिन फिर एक वक्त आया जब मैं उनसे दूर हो गई और वापस शादाब के पास चली। तो शादाब ने मुझे बताया भी था कि राजीव कुमार ने उसे मुझसे दूर रहने की धमकी दी, लेकिन सर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि राजीव इस हद तक गिर जाएंगे कि मुझे शादाब से दूर करने और वापस हासिल करने के लिए मेरे 14 साल के छोटे भाई का मर्डर। आफरीन, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, नवाब के मर्डर के पीछे किसका हाथ है? बोलो आफरीन, नवाब के मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। राजीव के करीब होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि उसका ये अंजाम होगा। आफरीन, मुझे मालूम है तुम इस मामले में फंसाया जा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसके साथ रिश्ते में बहती चली गई, खो गई। महसूस ही नहीं हुआ कि उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था, और जब महसूस हुआ तो बहुत देर हो चुकी। सुनिए, वंदना आने वाली है तो उसे पिकअप करने जाना होगा। सॉरी, मैं नहीं आ पाया। बबलू चला जाएगा तुम्हारे साथ। बबलू मैडम के साथ चलो, ठीक है? तो अब हमारे रिश्ते का क्या? आफरीन, तुझे तो पता है मैं शर्मिष्ठा को नहीं छोड़ सकता। मेरी एक बेटी भी है, वंदना। और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए? सब कुछ हो, पर शादी करने से कुछ बदल जाएगा। बदले ना बदले, लेकिन शादी मेरे लिए मायने रखती है। तभी मैंने फैसला लिया कि मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और तोड़ भी दिया। और एक बार फिर शादाब के पास चली गई। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी सब। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। शादाब मुझसे पहले भी प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। उसने एक बार फिर मुझे सहारा दिया। आफरीन, शादाब ने दावे के साथ कहा है कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड राजीव कुमार ही है। मुझे नहीं पता सर। हाँ, लेकिन शादाब ने मुझसे ये जरूर कहा था कि राजीव उसे धमकी देता है। पता नहीं कैसे शादाब और मेरे बीच हुई सारी बातों की खबर राजीव को होती थी सर। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने राजीव से इस बारे में बात की है? तो राजीव को कैसे पता चला कि हम लोग पिकनिक स्पॉट पे मिलने वाले हैं आज? आज शाम को तू आफरीन से पिकनिक स्पॉट पे मिलने वाला है। साहब, अगर तू आफरीन से दूर नहीं हुआ ना, तो तुझे ऐसी पिकनिक करवाऊंगा कि तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मुझे नहीं पता शादाब, मैं राजीव से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। वो रोज धमकी देता है मुझे, रोज फोन करता है, और पता नहीं उसे ये कैसे मालूम हो जाता है कि हम लोगों की क्या बातचीत चल रही है। सर, इसे कुछ नहीं मालूम सर। हम सच्चाई बता रहे हैं ना आपको। इस मर्डर के पीछे इंस्पेक्टर राजीव कुमार का ही हाथ है। पसीना पानी कर दिया साहब, ऐसी धांसू खबर हाथ आई है। क्या खबर? तीनों हमलावर बाहर के थे। कौन थे? गुड्डू, विक्रांत और प्रदीप। पक्की खबर? एक गाड़ी का कोई हेरफेर हुआ था सर जी। अब गाड़ी कौन सी थी, क्या बात थी, ये पता नहीं, लेकिन एक पक्की खबर है कि गाड़ी में मर्डर का कनेक्शन था, और गाड़ी का गुड्डू से कनेक्शन था, और गुड्डू का पिछले महीने विक्रांत और प्रदीप से कनेक्शन हुआ था। आप तो सर जी आज मत फोन लगाओ, मऊ फोन लगाओ। इंस्पेक्टर राजीव? सॉरी सर, आप रिटायर्ड कांस्टेबल मुस्लिम अहमद से मिल लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
बहुत से गुड्डू, आजमगढ़ से प्रदीप और विक्रांत, तीनों हिस्ट्री शीटर। इनके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज है सर। और ये कब तक हमारी पकड़ में होंगे? इंस्पेक्टर राजीव को भनक लगे बिना इन लोगों को दबोचना होगा सर। साहब, वो शादाब अभी भी कस्टडी में है। और क्या? वही मुख्य आरोपी है। सलाम सर। सलाम मुस्तकिम। अच्छा क्या सर, शादाब को हिरासत में रहने दो, लेकिन राजू साहब को इसका अंदाजा भी न लगने दो। मुस्तकिम, जरा इस इंस्पेक्टर राजीव कुमार का सारा कच्चा चिट्ठा तो खोलो। ऊपर तक पकड़े साहब, आप मिले होंगे तो बताया होगा। 2004 में पुलिस फोर्स में भर्ती, फिर झटके से तरक्की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, खबरों में रहना पसंद है। जल्द ही बड़े अफसरों के प्यारे बन गए। सबका हाथ इनके सर पे और इनके हाथ खुले, बेकाबू। ये 5 सिम कार्ड, 1 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। ठीक है सर। चलो रे। सलाम साहब। कितनी लकड़ी है? कोई 2-3 टन। मैं खूब समझा। आपको तो पता है अपना रोज का काम है। आपसे झूठ बोल के किधर जाएंगे? चाहो तो चेक कर लो। जय बबलू, ट्रक चेक पोस्ट के पार करवा दो। जी सर। आओ। इनके खिलाफ डिपार्टमेंट में 5 से 6 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। लकड़ी की तस्करी, नक्सल को बढ़ावा, अपहरण, जबरन वसूली, लेकिन आज तक कोई भी तहकीकात आगे नहीं बढ़ पाई। और राजीव साहब बेदागी रहते हैं। बड़े लोगों का आशीर्वाद है सर। अब आपने कदम आगे बढ़ाया तो जरा ध्यान से। अगर राजीव साहब को इसकी जरा भी भनक लग गई तो वो सारे सबूत साफ करवा देंगे। मुस्तकिम, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इंस्पेक्टर राजीव कुमार का नवाब मर्डर केस से क्या लेना देना हो सकता है? नहीं सर, इस बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन आफरीन से इनका रिश्ता था ये पता है। और जब वो दोनों अलग हुए तब राजीव साहब आफरीन के फोन टैप करवाया करते थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने राजीव से इस बारे में बात की है? तो राजीव को कैसे पता चला कि हम लोग पिकनिक स्पॉट पर मिलने वाले हैं आज? जी सर, आफरीन के फोन टैप की रिक्वेस्ट आई थी। इंस्पेक्टर राजीव ने की थी? जी सर, जनवरी 2013 में उन्हीं के डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई थी। थैंक यू जी। उसे कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जो भी करना है चुपचाप करो और अपनी इंफॉर्मेशन कम से कम लोगों के साथ शेयर करो। सर, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। सर, यह भी मुमकिन है कि नवाब के कत्ल के पीछे राजीव कुमार का ही हाथ हो। फिर भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जहां आफरीन का फोन टैप करवाना और शादाब का उसके ऊपर इल्जाम लगाना यह काफी नहीं होगा। ये दलील नहीं चलेगी। और एक बात, राजीव के ऊपर तभी हाथ डालना जब उसके खिलाफ तुम्हारे पास काफी सबूत हो, क्योंकि उसकी बहुत से पुलिस वालों के साथ साठगांठ है और आज तक वो सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से बचता आ रहा है। सर, हमें लगता है कि तीनों सस्पेक्टेड असेलेंट्स के साथ भी राजीव कुमार के लिंक है, लेकिन उस एंगल में थोड़ा और काम करना जरूरी है। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू सर।
अब फिर शुरू हुआ उस पुलिस वाले के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का एक सीक्रेट ऑपरेशन, जिसके बारे में यह माना जा रहा था कि वो एक भयंकर अपराध में शामिल है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार की पहुंच और पकड़ बहुत गहरे तक थी। पुलिस के पास अब भी उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। वो एक ऐसे लिंक के साबित होने का इंतजार कर रहे थे जिससे सारे के सारे टूटे सिरे जुड़ जाने वाले थे। मुझे नहीं मालूम मम्मी। आफरीन, तुम्हें 2 बार थाने बुलाया गया। बोलो ना, नवाब को किसने मारा है? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वहाँ बस कुछ सवालात करने के लिए बुलाया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता मम्मी। हाँ बोल। नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब? शादाब लॉकअप में ही है ना? हाँ वो है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बराबर नजर रखना। ओके। हाँ बबलू बोल। सर ज्यादा हलचल तो नहीं है? कोई और हलचल तो नहीं हो रही? सर ऐसा लगता तो नहीं है। और गाड़ी? सर ऐसा करो, एक दफे ना आप खुद ही बात कर लो। सर, बबलू किसी केस में फंसा था। जब से छोटा तब से इंस्पेक्टर राजीव के पास ही काम कर रहा है। सुनने में आया कि इंस्पेक्टर राजीव के लिए कोई एनकाउंटर भी किया था इसने। आजमगढ़ का रहने वाला है बबलू। और 3 में से 2 हमलावर आजमगढ़ गए थे। मनोज, कहीं साजिश का तार यहीं से तो नहीं जुड़ा? सर, इंस्पेक्टर राजीव और बबलू की बातचीत के दौरान एक गाड़ी का जिक्र हुआ था। बबलू ने इंस्पेक्टर राजीव से कहा कि आप ही बात करके देख लो। हाँ जीत। सर, इंस्पेक्टर राजीव की आजमगढ़ में किससे बात हो रही है? ये शायद आपके लिए खास हो सकती है सर। रिकॉर्ड करो। ओके सर। हम तो समझ रहे हैं साहब, लेकिन ये लोग हैं ना, ये जब टुच्चे किस्म के हैं। जब तक रुपया नहीं मिल जाता साला लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। पंकज, मुझे मेरी कार वापस चाहिए बस। गुड्डू भैया, गाड़ी का क्या करें? गाड़ी जावद के गैरेज के पीछे खड़ी कर दे। मुझे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ना है जो आगे जाके पकड़ ले। अब क्या बताएं साहब, ये साला गुड्डू है, ये हमें कुछ बताया नहीं रहा है। खुद कहाँ है, कार कहाँ है, बाकी दोनों कहाँ हैं? विक्रांत और प्रदीप? अब यकीन जानिए साहब, उनको भी कोई खबरें नहीं है, न गुड्डू की न कार की। लेकिन है कहाँ वो? अब तो दोनों आज में कर, लेकिन कुछ बोले नहीं रहे हैं। बाकी एक बात बताएं साहब, इन दोनों को टच न किया, पास उल्टा पड़ गया। तो फिर मेरी कार वापस ला। कोशिश कर रहे हैं ना साहब। सिर्फ कोशिश नहीं पंकज, मुझे मेरी कार चाहिए, बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। तो ठीक है साहब, अब हम एक काम करते हैं, हम गुड्डू का पता लगाते हैं कि साला ये है कहाँ। थैंक यू अजीत। अब आया कुछ पकड़ने। बहुत कुछ सर। सर ये है बबलू के फोन रिकॉर्ड्स। 12 मई को जब नवाब का मर्डर हुआ, उस रात बबलू के फोन की लोकेशन उसी इलाके के आसपास आ रही है। सर, हमें आजमगढ़ में प्रदीप और विक्रांत पे नजर रखनी होगी। और सर ये है इंस्पेक्टर राजीव कुमार और आजमगढ़ के एक कैदी पंकज साहू के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग। ग्रेट। किसी और टीम को भेजो प्रदीप और विक्रांत को गिरफ्तार करने के लिए। एक लूट के केस में सस्पेक्ट बना के, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि उन्हें किस लिए उठाया जा रहा है। बबलू पर नजर रखो और उसे किसी दूसरी टीम से उठवाओ, लेकिन याद रहे बबलू को राजीव के घर से नहीं उठाना। इन सब लोगों के बयान लो और राजीव को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि इन लोगों को इसी केस के सिलसिले में उठाया गया है। ये सब हो जाने के बाद हम राजीव को घेरेंगे। जी सर।
वो आ गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नीचे उतरो। क्या हुआ साहब? हम इंस्पेक्टर राजीव सर के बंदे। अब तो हमारा बंदा नीचे उतर। अरे चल नीचे उतर। अरे तो हुआ क्या, बताओ तो। सब बताता हूँ क्या हुआ। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, राजीव सर को पता चलेगा ठीक नहीं होगा। हाँ सब पता चलेगा, चल अभी आप जल्दी। लोग कर क्या रहे हो, मेरी बात चल साहब अभी। हुआ क्या मुझे बताओगे कम से कम। अरे सर कुछ बताइएगा कि नहीं, आखिर हमें लेके कहाँ जा रहे हैं? सर बबलू अंदर है, प्रदीप और विक्रांत रास्ते में आते ही होंगे। तीनों अलग अलग, समझे? साहब हमें राजीव सर से बात करनी है। तुम्हारे राजीव सर का तो नवाब के मर्डर के पीछे हाथ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तूने किया है। और जिस रात नवाब का मर्डर हुआ उस रात तेरे फोन की लोकेशन उसी इलाके के आसपास आ रही है। हमें कुछ नहीं पता साहब, आप हमें फंसा रहे हैं। देखिए एक दफ़े हमें राजीव सर से बात कर लेने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कुछ कह सकते हैं। हम अच्छे से जानते हैं सब तुमने पैसों के लिए किया। हम ये भी जानते हैं इन सब में गुड्डू शामिल है। हम ये भी जानते हैं कि आजमगढ़ जेल में कैद ये पंकज साहू जिसने काम तुम लोगों को दिलवाया। और हम ये भी जानते हैं कि इंस्पेक्टर राजीव भी इन सब में शामिल है। अब तुम हमें बताओ कि असल खेल क्या है, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो बुरे फंसोगे। इंस्पेक्टर राजीव तो तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगा के बच के निकल जाएगा। हम ये भी पक्का जानते हैं कि पैसा भी मिलना बाकी है। एक कार का भी कोई लफड़ा है। तेरी मर्जी, तू बता या ना बता, लेकिन ना बताने की तकलीफ तुझी को झेलनी होगी। देख तू अगर मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर राजीव का नाम तो तफ्तीश में आ ही चुका है, उस पर शक भी जाहिर किया जा चुका है। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, इंस्पेक्टर राजीव एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो किसी भी सबूत को जिंदा नहीं छोड़ेगा, याद रखना। साहब वो गाड़ी विक्रांत ने आजमगढ़ के एक गैरेज के बाहर छोड़ के रखा है। गाड़ी में तो वो गन नहीं मिली जिससे नवाब को मारा गया। कहाँ है वो गन? कहाँ है वो गन? सब वो गन गुड्डुआ के पास है। और गुड्डू कहाँ है? वाराणसी में। नवाब मर्डर केस में मास्टरमाइंड माने जा रहे इंस्पेक्टर राजीव कुमार के अलावा इस केस से रिलेटेड हर दूसरा व्यक्ति, हर एक सबूत पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन गुड्डू जिसने उस रात पिस्तौल का घोड़ा खींचा था, भागने में कामयाब हो गया। ये साजिश कैसे रची गई, कैसे अंजाम दी गई, ये अब भी सामने आना बाकी था। बबलू का कुछ मालूम है? नहीं साहब।
जैन सर, सीनियर इंस्पेक्टर राजीव कुमार। जय हिंद राजीव, कहिए। मैं कह रहा था सर कि ये नवाब मर्डर केस कुछ अटक सा गया है। 14 साल का बच्चा मारा गया। मामला जरा सेंसिटिव है, प्रेस रिलीज भी नहीं की गई अब तक। मुझे लग रहा है सर कि इन्वेस्टिगेशन कुछ आगे नहीं बढ़ रही। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है राजीव। मैं पता करता हूँ, अगर कहीं कोई भी ढिलाई हो रही है तो मैं तुम्हें देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। फोन क्यों नहीं उठाया बे? सॉरी साहब, अंदर फोन नहीं उठा सकता था। चल खबर बोल। त्यागी और चौहान साहब में क्या गुपचुप काम हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बबलू कहाँ है? मालूम नहीं है साहब। शायद आपका स्टडी में है। कल तक तो था साहब, लेकिन आज पता नहीं है। पता नहीं मतलब? अब उसे कहाँ ले गए हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ, मालूम नहीं है साहब। ये क्या खिचड़ी पक रही है बे? कुछ मालूम नहीं है साहब। इस साले पर पता कर। सुन के पता लगा कि ये चौहान और त्यागी नाम के दोनों रसोई ये कौन सा मसाला डाल रहे हैं। मैं पता करता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। अब सारा का सारा ब्यौरा विस्तार से बता, लेकिन एक बात याद रखना, तो जितना ज्यादा बताएगा उतना कम फंसेगा, और जितना कम बताएगा उतना ही ज्यादा फंसेगा। साहब, राजीव साहब तो आफरीन के किसी भी भाई को मारना चाहते थे। गुड्डू भैया, उसका कोई भी भाई मतलब? देखो भैया, हमें नहीं पता आफरीन के कितने भाई हैं। हमें तो लखनऊ में बुलाया है, वहीं बबलू मिलेगा, घर का पता बताएगा। हमें तो किसी भी भाई को ठोक देना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये बबलू और राजीव साहब का खास आदमी है ना? हाँ, 5 लाख बोला है, मिलेगा। 1.5 तुम्हारा, 2 हमारा। गुड्डू, बबलू तुम लोगों को घर देख, आज और कल ठीक से घर देख लो, परसों काम करो। और हाँ, 2 बातें याद रखो। एक तो ये कि मारना सिर्फ एक भाई को है, और दूसरी ये कि लड़की को एक खरोच तक नहीं। ठीक है साहब, एडवांस लगेगा। तीनों के लिए 30,000। इतने से बहुत ही कम है। इतने से ही सबर कर, बाकी काम होने के बाद। काम के तुरंत बाद पैसा चाहिए साहब, अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, खर्चा लगता है उसमें। बोला ना, मिल जाएगा। किसी भी भाई को मारने का काम था? जी साहब। तुझे और विक्रांत को इस काम में कौन लाया? गुड्डू? जी साहब। और गुड्डू को कौन लाया? पंकज भैया। गुडवा पंकज भैया के लिए काम करता है। राजीव साहब पंकज भैया से संपर्क किए थे साहब। किसको उड़ाना है साहब? एक लड़की है, उसके भाई को। लौंडिया भी दिल आ गया क्या? अरे पंकज, अपने काम से काम रख। ठीक है, गुड्डू को भेजते हैं आपके पास। कार का क्या चक्कर है? तुम लोग राजीव की कार लेके क्यों गए? बात ठीक से समझ में आ गई ना तुम लोगों के भेजे में? ठीक है, लेकिन बाइक पे आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बाइक से आ जाना, लेकिन ध्यान रखना। गुड्डू, तो बाइक पे जाके काम करके आ, हम इधर ही वेट करते हैं। बाकी का पैसा पहले काम तो करके आओ बे। आते ही पैसा चाहिए बोल रहे हैं हम। अरे हाँ यार, राजीव सर अभी आते ही होंगे। कौन है आप लोग? हाँ, क्या है ये सब? नवाब क्यों? गुडवा और विक्रांत तो बताया कि दूसरा भाई एकदम बच्चा था। वहां उस लड़के के अलावा दूसरा कोई आदमी ही नहीं था। साहब, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो उनका ममेरा भाई था। हमें बोला भी नहीं गया था कि उस घर में और भी 2 मर्द हैं। हमें तो तब पता चला जब वो दोनों हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते आए।
और कार? तुम लोग कार लेके क्यों गए? गुड्डू हो गया? हो गया। मारा? 6 का 6 भीतर उतार दिया हम। पैसा? राजीव साहब ने बोला है कल मिल जाएगा। बोला था ना आते ही पैसा। अरे तो बोला ना पैसा मिल जाएगा, कि भागा थोड़ी ना जा रहा है। राजीव साहब ने बोला है कल मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। बोल देना तेरे राजीव साहब को, जब पैसा मिलेगा तभी गाड़ी मिलेगी। सर, हमारे पास जितना मटेरियल है वो राजीव कुमार को अरेस्ट करने के लिए काफी है। काफी सबूत है सर। गुड्डू के अलावा सभी हिरासत में। कार और गन दोनों बरामद हो चुके। फोन की रिकॉर्डिंग्स और फोन रिकॉर्ड से साफ जाहिर होता है कि इंस्पेक्टर राजीव कुमार इसमें शामिल है। राजीव कुमार, डीआईजी यादव बोल रहे हैं। जैन सर। जैन, जितनी जल्दी हो सके मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करें आप। क्या हुआ सर? राजीव, हम तुम्हारे सीनियर हैं और ये जरूरी नहीं कि हर बात हम तुम्हें फोन पर बताएं। ऑफिस आओ, पर्सनली कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। ऑलराइट सर, आता हूँ। जैन सर। मैं कम इन सर। और राजपाल, सर इंस्पेक्टर राजीव कुमार कहाँ है किसी को भी पता नहीं, और अपनी ऑफिशियल व्हीकल भी लेके नहीं गए। इसका फोन भी स्विच ऑफ है। जी सर, अभी भी स्विच ऑफ। सर, लगता है राजीव कुमार को भनक लग गई है कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। जी? राजीव कुमार कहाँ है? वो घर नहीं आया अभी तक। क्या लगता है आपको, कहाँ गए होंगे आपके पति? देखिए, मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है। वो मुझे कभी बता के जाते ही नहीं थे कि वो कहाँ जाने वाले हैं और कब तक आएंगे। मनोज, एक काम करो, इनके घर के सामने कांस्टेबल लगा दो। यस सर। सर, राजीव कुमार का एक भाई है प्रकाश कुमार, शायद तो वही मिल जाए। सर, फोन अभी भी बंद आ रहा है, उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। जी प्रकाश कुमार। जी कहिए। राजीव कुमार कहाँ है? वो तो ऑफिस में होंगे या फिर अपने घर पे। पर हमें लगता है कि वो यहाँ आया होगा। वो यहाँ तो नहीं आया सर। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप राजीव को इस तरह क्यों ढूंढ रहे हैं। सर, राजीव खुद एक पुलिस वाला है, वो इस तरह क्यों भागेगा सर? यानी कि आपको मालूम है कि आपका भाई भागा हुआ है। सर, राजीव कुमार यहाँ आया था, उसका मोबाइल और सिम कार्ड मिला। एक बार और, राजीव कुमार कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं है राजीव कहाँ है सर। सर, मुझे नहीं पता राजीव कहाँ है सर। सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मनोज, इस घर के बाहर भी कांस्टेबल लगा दो। सर। पुलिस वाला मेरे बेटे के कत्ल के पीछे। आफरीन, तुम कुछ जानती हो इस बारे में? पूरे राज्य की फोर्स को अलर्ट कर दिया सर, लेकिन फिर भी वो पकड़ से बाहर है। उस पे इनाम घोषित कर दो, FIR दर्ज करो उसके खिलाफ। बहुत टाइम दे दिया उसे भटकने का हमने।
राजीव कुमार कहाँ है? हमें नहीं पता। झूठ बोल के कुछ मिलने वाला है? सच्ची बोल रहे हैं? 10,000 में हमारा क्या होने वाला है? और राजीव कुमार पकड़ा गए तो हम छूट जाएंगे जेल से। छुपा के हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अदालत में आज सुनवाई है। राजीव कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल की अपील की है। चलो। सर, ये साफ साफ वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार की छवि को खराब करने की साजिश है। वे एक बहुत ही इज्जतदार अफसर हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम बेहतरीन है। अगर ये बात है तो फिर वे छिपते क्यों फिर रहे हैं? सर, उनके दुश्मन उन्हें फंसाना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। पुलिस फोर्स में अक्सर ऐसी दुश्मनी निकाली जाती है। कुछ असामाजिक तत्वों के बयान पर पुलिस उन्हें घेरना चाहती है और उनका शिकार करना चाहती है। इसलिए उनकी अर्जी है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। राजीव कुमार हैं कहाँ? सर, उन्होंने सरेंडर का वादा किया। ठीक है, उन्हें सरेंडर करने दिया जाए, फिर अदालत बेल पे बात करेगी। अभी उनकी बेल नामंजूर की जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है। आज उन्हें हमने कोर्ट में देखा ही नहीं। मिश्रा जी, हमारी खबर पक्की है। राजीव कुमार आज कोर्ट में आया है। देखो भैया, आया है तो ढूंढ लो। हम तो वकील हैं, हमें और क्या पता। अच्छा, हम चलते हैं। सर, पूरे कोर्ट का चप्पा चप्पा छान मारा, लगता है हाथ से निकल गया। ओके सर, खबर पक्की है। हाईवे के पास रेस्टोरेंट में। आज नहीं भागूंगा। चल, आज या तो तू मुंह खोलेगा या यहीं ठोक दूंगा तेरे को। अब बोल, राजीव कुमार कहाँ है? बोल। हमें क्या पता, हमारी तो उधारी है उनसे। हमें कहाँ कांटेक्ट करेगा वो, और करेगा भी तो हम हेल्प नहीं करने वाले उसकी। क्या रे, अभी टाइम मिला है फोन करने के लिए? हाँ, तुम ये मत सोचना कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं खत्म हो गया हूँ और तुम लोग कोई शेर हो गया। हमारी इतनी औकात कहाँ है साहब? आपका फोन सर्वेलेंस पे है, कोई भी आपके करीब आया शक के घेरे में आ जाएगा। फोन बदल के आपसे बात कर रहा हूँ साहब, फिर भी हालत पतली है। चौहान साहब तो राशन पानी लेके आपके पीछे पड़ गए। तुमने उस आदमी से बात की जिससे मैंने बोला था बात करने के लिए? इस केस को कोई लेना ही नहीं चाहता साहब। सब कहते हैं आपने किया है, आप ही भुगतो। 14 साल का एक बच्चा मारा गया है, वो भी एक लड़की के चक्कर में। कोई मदद को राजी नहीं है। ए चौबे, ये मुझे प्रवचन मत दे, समझा? प्रवचन नहीं दे रहा हूँ साहब, लेकिन एक बात करनी थी आपसे। क्या? आपका भाई हिरासत में है अब तक। पुलिस फोर्स से बर्खास्त कर दिया गया है, आपको फरार घोषित कर दिया गया है साहब। कल को आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपकी बड़ी सेवा की है, मेरी एक बात मानिए, समर्पण कर दीजिए, इसी में हम सब की भलाई है। हेलो, क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ? अरे जिंदगी भर मेरे साथ खुश रहती और बस वो शादाब। बहुत हो तुम राजीव। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो, कि मुझे वापस पाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए तुम
14 साल के छोटे भाई को मार डालोगे? हो गई गलती, जो लड़के थे चूक गए। निहायती गिरे हुए इंसान होते। देखो आफरीन, मेरी मदद करो। उस वक्त नगमा मर्डर केस में मैं चाहता तो तुम्हें फंसा सकता था, पर मैंने तुम्हारी मदद की ना। इस्तेमाल किया तुमने मेरा, और तुम जैसा आदमी ये सब फंसाने बसाने के अलावा और सोच भी क्या सकता है? अब खुद फंस गए हो तुम, सड़ो अब नरक में। भैया चीटिंग मत करो, आप 2 पे आए। अरे मैंने चीटिंग नहीं की, ये यहाँ पे 4 आए। अरे नहीं, अरे यहाँ पे है। चीटिंग कर रहा है तू, चीटिंग कर। दीदी सॉरी, चीटिंग नहीं करूँगा। हेलो। जय हिंद सर, सीनियर इंस्पेक्टर राजीव कुमार। राजीव, अब तुम पुलिस में नहीं हो। देखिए सर, मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत सा काम किया है जब मेरी जरूरत थी। राजीव, अब किसी को तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। सर इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। सॉरी राजीव, अब तुम्हारे पास कोई इशारा नहीं। या तो तुम सरेंडर कर लो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। सोच लो राजीव, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सर, राजीव कुमार सरेंडर कर रहा है, वो हाईवे के पास ही है। मुझे तो उसी वक्त तुम पे शक हो गया था जब तुमने शादाब पे शक जाहिर किया था। राजीव कुमार हिरासत में है और तीनों हमलावर गुड्डू, विक्रांत और प्रदीप न्यायिक हिरासत में हैं। सभी को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र और धारा 34 यानी कि साझे इरादे से किए गए जुर्म के तहत दर्ज किया गया है। राजीव कुमार का जेल में सजा काट रहे पंकज साहू से फोन पर बातचीत का वॉइस सैंपल और उसका पूछताछ के दौरान लिया गया वॉइस सैंपल दोनों को मिलाने के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। शादाब और आफरीन को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। सबसे दुखद बात तो यह है कि इस मामले में बहुत से लोगों के बीच जो भी चल रहा था उससे 14 साल के नवाब का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जब बदमाशों और गुंडों के हाथ में ताकत आती है तो ज्यादातर उसका इस्तेमाल मासूम लोगों को कुचलने में ही किया जाता है। मासूम उनकी ताकत के खेल का शिकार बनते ही रहते हैं। हमारी रूह तक कांप उठती है, अंदर एक गुस्सा पनपता है जब हम देखते हैं कि ये शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए एक ईमानदार आम इंसान की जिंदगी में कोहराम मचा देते हैं। ये गुस्सा और दुगना हो जाता है जब हम देखते हैं कि कुछ लालची पिट्ठू लोग ऐसे बदमाशों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करते हैं। बड़े बड़े अहंकारी और ताकतवर भी आखिर धूल चाट ही लेते हैं। अगर सिर्फ एक ईमानदार इंसान ये ठान ले कि सच को सामने लाना है और सच को जिताना है, क्योंकि अच्छाई में भी बहुत शक्ति होती है और ताकत के नशे में चूर ये गुंडे बदमाश अक्सर भूल जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपनी ताकत को अहंकार ना बनने दें, बल्कि उस ताकत को किसी के भले के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।